मन ते कब हूँ न डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय करे अपनी जीत करो, निश्चय करे अपनी जीत। नमस्कार, 7 PM न्यूज लाइव देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। वाकई रण होगा, संघर्ष नहीं रण होगा, और रण बड़ा भीषण होगा। ये बात पाकिस्तान को कब समझ में आएगी? एक के बाद एक सिर्फ गीदड़ भभकियां आ रही है। दरअसल कहा जाए तो पाकिस्तान की फितरत ही बन गई है गीदड़ भभकी देने की। कभी पाक आर्मी चीफ राहिल शरीफ कहते हैं कि पारंपरिक युद्ध के लिए तैयार हैं, कभी अपने रिटायरमेंट के 5 दिन पहले कह देते हैं कि अगर पाकिस्तान ने भारत में सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारत की पुश्तें हिल जाएगी। हंसी आती है, वाकई हास्यास्पद है। शायद राहिल शरीफ सर्जिकल स्ट्राइक किसे कहते हैं और इसका दर्द क्या होता है अब तक भूल नहीं पाए हैं। यही वजह है कि खार खाए राहिल शरीफ कभी ना कभी ऐसे बयान दे देते हैं जिस पर भारत को हंसी ही आती है। भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिला दी है। 65, 71, 99 तो जो हाल हुआ था पाकिस्तान का वो पाक भूल नहीं पाया है। इतना ही नहीं, उसके गढ़ में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की औकात याद दिलाने वाले भारत ने सीधे पाकिस्तान को यह कह दिया है कि अगर पाकिस्तान रण के लिए तैयार है तो यह भीषण रण जो होगा वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के अस्तित्व का समापन ही लेकर आएगा। पाकिस्तान को तो 2 टूक हम जवाब दे चुके हैं, लेकिन इस मसले के बीच में हमारे देश में पल रहे आस्तीन के सांपों को आखिर 2 टूक जवाब कौन देगा? वो आस्तीन के सांप जो रहते यहां हैं, खाते यहां की हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान की है। दरअसल एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक ऐसा बयान दिया है जो यह साबित करता है कि उनकी रगों में देशद्रोही खून है। फारूक अब्दुल्ला कह गए हैं सीधे तौर पर पीओके पर भारत के अधिकार को लेकर कहते हैं कि यह भारत की बपौती नहीं है, और नरेंद्र मोदी सरकार को चैलेंज करते हैं कि अगर हिम्मत है तो पीओके को लेकर दिखाओ। चिनाब घाटी में एक कार्यक्रम हो रहा था और उस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने यह बातें कही है। फारूक अब्दुल्ला का दर्द क्यों उमड़ रहा है भारत की जनता भी ये जानती है। इस मसले पर फारूक अब्दुल्ला सरीखे लोगों को क्या जवाब देना है ये भी जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। उससे पहले जरा आप सुन लीजिए कि किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला एक कार्यक्रम के दौरान देशद्रोही बातें करते हुए कैमरे में कैद हो गए। शुभ कर मन ते कब हूँ न डरो, शुभ कर मन ते कब हूँ न डरो, शुभ कर मन ते कब हूँ न डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय करे अपनी जीत करो, निश्चय करे अपनी जीत करो। एक तरफ सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही भारतीय सेना, और दूसरी तरफ कठमुल्ले पाक सैनिक और उनके आका एक के बाद एक उकसावे वाली बातें कर रहे हैं। सवाल उठता है वो चाहते क्या है? जिस तरह से जिहादी सेना के प्रमुख राहिल शरीफ अपनी विदाई से पहले गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लगता है अब पाकिस्तान के खिलाफ बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की बारी आ गई। पिटते रहना और मार खाकर अनाप शनाप बयान देना पाकिस्तान के कमांडरों की आदत में शुमार है। मुशर्रफ भी हमें सबक सिखाने की कसम खाते रहे, लेकिन करगिल के मुद्दे पर ऐसे पिटे कि फिर सीना तान कर कभी नहीं बोल पाए। अब राहिल भी अपनी शराफत छोड़ बदजुबानी पर उतर आए हैं। उनकी बात से तो यही लगता है कि वो बहुत बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट है। कई पुश्तों की बात छोड़िए राहिल, अपनी पुश्त को महफूज रखिए, क्योंकि भारतीय शेरों की गरज और उनके खूनों की रवानी से आपके पुरखे वाकिफ रहे हैं। वो तो सिर्फ कुछ घंटों की मांग करते रहे हैं। छड्डण ही नहीं सुके बड़ा सह के वेख्या, तल जो है बड़ी वारी कह के वेख्या, वो ना वेख्या नहीं गुस्सा साडा वेख्या प्यार, वेख्या नहीं गुस्सा साडा वेख्या प्यार, तुमा ओए तुमा कर दांगे वैरी दे मुल्क 2 घंटे मंजूरी सानू दे सरकार, ओए तुमा कर दांगे वैरी दे मुल्क 2 घंटे मंजूरी सानू दे सरकार। देखा ना राहिल, अभी तो ये हमारी शुरुआत है। अगर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई तो आपका क्या होगा आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हमारी सेना की ताकत देखिए,
250 किलोमीटर लंबे पथ पे जब हमारे सेना के बहादुर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सीमा पार बड़ा हड़कंप मच गया। अभी भी उनका मामला ठिकाने नहीं लग रहा। पिछले 3 दशक से राहिल जैसे सोचने वाले पाक रणनीतिकारों को अब बड़े सबक सिखाने की तैयारी भारत कर चुका है। अगर एलओसी पर नापाक हरकतें जारी रही तो राहिल ही नहीं, कई शरीफों को सबक सीखना ही पड़ेगा। भारत का पानी पीकर भारत को ही आंख दिखाने वाले पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बठिंडा में ये साफ कर दिया कि सिंधु को जाने वाला पंजाब का पानी अब भारत में ही रहेगा, जिससे वीरों की भूमि पंजाब में अब सोना उगेगा। सुन लो कान खोलकर राहिल शरीफ, तुम्हारी सत्ता से लेकर सेना की कोई औकात भी नहीं जो हमारे सामने खड़ा भी हो सके। मतलब अब ना गोली चलेगी ना खून बहेगा, फिर भी पाकिस्तान कुत्ते की मौत मरेगा। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी। शिवावर मोहे शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय करे अपनी जीत करो, निश्चय करे अपनी जीत। तो सीमा पर लगातार भारतीय जवान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। लगातार तमाम तरीके से पाकिस्तान हार पर हार की तस्वीर देख रहा है, लेकिन क्या करे, गीदड़ भभकी देना तो पाकिस्तान की फितरत में है। और यही वजह है कि रिटायरमेंट के 5 दिन पहले राहिल शरीफ ऐसी गीदड़ भभकी दे रहे हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल SP सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ पाकिस्तान से खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार नुसरत अमीन साहब हमारे साथ हैं। नुसरत साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं आप दोनों से पहले फर्स्ट कमेंट चाहूंगी, SP सिन्हा सर से शुरू करते हैं। सिन्हा सर, जिस तरीके से राहिल शरीफ एक के बाद एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी कहते हैं कि पारंपरिक युद्ध के लिए तैयार हैं, कभी कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के मायने भी आप अगर समझना चाहिए तो हमारी पीढ़ियां समझेंगी अगर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, तो ये क्या है? ये सिर्फ एक डर है कि 5 दिनों के बाद, रिटायरमेंट खत्म होने के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, उनकी कोई पहचान नहीं रह जाएगी, या वाकई हमें इस स्टेटमेंट को सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत स्वाभाविक है कि जो आदमी सत्ते के नशे में एकदम पूर्ण है और जो पाकिस्तान का डिफेंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, सिक्योरिटी का पॉलिसी डिसाइड करता है, वो आज से 5 दिन के बाद 30 तारीख को 12:01 पे ही विल बी मिस्टर नोबडी, मिस्टर नोबडी। तो ये जो आदमी, एक आदमी को जो चिल्ड बियर पीने की आदत है, उसको आप गर्म पानी दे दीजिएगा तो बौखलाहट तो होगी। पहली बात ये है। दूसरी बात है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक में हिंदुस्तान आर्मी ने जो ऐसा कस के तमाचा पाकिस्तान को मारा है, वो बौखलाहट, वो दर्द अभी तक कम नहीं हुआ है। पहले तो डिनायल मोड में गया, लेकिन जो उसके एक्शंस, सब्सिक्वेंट एक्शंस हैं, वो साफ दिखाते हैं कि ये दर्द है वो और गंभीर होता जा रहा है। तीसरी बात है कि राहिल शरीफ का अप्रोच रहा है कि दबाव की राजनीति करके नवाज शरीफ के हाथ उसको इतना बेबस कर दो कि उसको एक्सटेंशन मिले, जो कि बात बनी नहीं। तो दूसरा विकल्प वो चाहता था राहिल शरीफ कि किसी न किसी तरह से फील्ड मार्शल बना दिया जाए ताकि अप टू डेथ वो सत्ता का भोग करता रहे। ऐसा हो नहीं पाया, पाया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से तो, ये जो एक मलाल है वो शब्दों के जरिए निकल रहा है। हाँ। लावनी जी, सबसे बड़ी बात जो है, जो पाकिस्तान आर्मी उछल उछल के कहता था हम हिंदुस्तान को देख लेंगे, अब पाकिस्तान के आवाम के अंदर ये भावना जग रही है और ये फैल रही है कि जो पाकिस्तान आर्मी और ISI अपने फेवरेट आतंकवादियों, उनका लॉन्च पैड नहीं बचा सकता, वो हमें क्या बचाएगा? वो पाकिस्तान को क्या बचाएगा? नुसरत अमीन साहब के पास चलते हैं। अमीन साहब, कब तक ये गलतफहमी पाल के रखेगा पाकिस्तान? कब तक राहिल शरीफ सरीखे लोग ये गलतफहमी पाल के रखेंगे कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो पाक की जिंदाबाद होगी, अगर युद्ध हुआ तो पाक की जिंदाबाद होगी, जबकि हम लगातार इतिहास पलट कर देख लें तो पाक की जिंदाबाद नहीं हुई है? सर, ये सारी बहसें, ये सारी गुफ्तगू, ये सारी बातें मुझे तो बड़ी फजूल लगती हैं।
पाकिस्तान और हिंदुस्तान शायद वो मुल्क है नहीं जो LOC पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पे या वर्किंग बाउंड्री पे जंग करके या झगड़ा करके एक दूसरे को सीधा कर सकते हैं। देखें, सर्जिकल स्ट्राइक कर ली आपने, पाकिस्तान सीधा हो गया? नहीं हुआ। आप 71 की जंग जीते, पाकिस्तान सीधा हुआ? मतलब पाकिस्तान की फितरत है सर, सीधा नहीं होने वाला। फिर वो कैसे सीधा होगा सर? आप अमन पसंद लोग हैं। आप अपने ये नॉन जर्नलिस्टिक जुमलेबाजी अगर बंद करें नहीं तो नहीं मैं सर, बात करूंगा। सर ये नॉन जर्नलिस्टिक जुमला नहीं है। आप तो अमन पसंद, आप लोग तो अमन पसंद कहते हैं अपने मैं आप को। आपसे यह करता हूं अगर कि- अगर राहिल शरीफ कि सरीखे लोग ऐसे स्टेटमेंट दोनों देते रहेंगे हुकूमत- तो किस तरीके से आगे बढ़ेगी बातचीत, किस तरीके से देखें, अमन आएगा? आप मुझसे शब्द का इस्तेमाल ठीक करें तो मैं आपसे बात करूंगा, बिल्कुल। वरना मैं आपके सवाल नहीं नुसरत अमीन आप साहब, जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में बात करें, नुसरत अमीन साहब, अदरवाइज don't आई be विल नॉट personal। आंसर योर क्वेश्चन। नुसरत अमीन जी, डोंट बी पर्सनल। मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे है, मेरा सीधा सीधा सवाल है, नहीं, क्योंकि नहीं। सीधा No सीधा more- सीधा no more सवाल, non-journalistic राहिल शरीफ के शब्द। इस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं? और राहिल शरीफ के इस स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं आप? हाँ, ऐसे पूछें आप। ये एडजेक्टिव्स अब आप इस्तेमाल नहीं करेंगी इफ यू वांट एनी आंसर फ्रॉम मी, ठीक है? नुसरत अमीन साहब, मैंने कहा ना कि आप पर्सनल ना ले जाएं, हम लोग बहस कहीं और नहीं मैं ले जाना personal चाहते हैं। लूंगा, आप निश्चित रूप से क्योंकि आप बताएं, आप मीडिया- बताएं राहिल देखिए, शरीफ के स्टेटमेंट ये पर सर जिस आप क्या तरह रिपोर्ट क्या में रुख भी रखते हैं? आपके प्रोग्राम के टाइटल पे मुझे इतराज होता है, आपके रिपोर्ट के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उस पर मुझे इतराज है, लेकिन मैं ये पाकिस्तान में आपके बैठे सवाल का लोग नहीं जवाब देने डिसाइड के- करेंगे सर। लेकिन ये आप हम जर्नलिस्ट क्या होकर भी डिसाइड नहीं अगर वो करते हैं। हुकूमतों और फौजियों वाली हरकतें करेंगी एसपी सिन्हा तो सर, फिर मुझे वो लगता ठीक है कि नहीं फिर होगा। से टाइम को सिर्फ वेस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है खास तौर से वो शुरू हो चुकी है। एसपी सिन्हा सर, देखिए, इस तरह से रिटायरमेंट के 5 दिन पहले इस तरह का स्टेटमेंट देने का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अभी भी दबाव की राजनीति खेलो, नवाज शरीफ जी को घेरने की कोशिश करो, अपना पाकिस्तान के अंदर अपना TRP बढ़ाने की कोशिश करो और गिदर भभकी करो कि हिंदुस्तान थोड़ा डिफेंसिव पे आएगा। ये गलत फहमी है। क्या हम नहीं जानते, जब हम मिलिट्री अप्रिसिएशन करते हैं, थ्रेट परसेप्शन करते हैं और स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का जो स्वॉट एनालिसिस करते हैं, तो हम नहीं जानते हैं कि हमारे पास विकल्प क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है। तो हम क्या अंधे हैं कि हम उस विकल्प के लिए तैयार नहीं हैं? ठीक है, हम तैयार हैं। और इसका जो मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल, कि पाकिस्तान यदि गिदर भभकी क्यों करता है, व्हाई नॉट एक्शन करो ना। नहीं, सबसे बड़ी एक्शन चीज तो करके ये दिखाओ। है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ना एक्शन है, ना उसका सही तरीके से रिएक्शन आता है, ना बातचीत है, कुछ भी नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के पास अब कुछ बचा नहीं है और यही वजह है कि जब हम ऐसे प्रोग्राम्स रखते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से जो विद्वान हमारे साथ जुड़ते हैं उन्हें भी तकलीफें होती है। और अभी भी नुसरत अमीन साहब हमारा डिबेट छोड़कर चले गए। शायद क्या मैंने शुरू में ही कहा था, चोट गहरी है और आह बहुत दिल से निकल रही है और जब हम उस चोट को दोबारा याद दिलाते हैं तो फिर जवाब नहीं होता है। हमारे साथ SK दत्ता साहब भी जुड़ चुके हैं, जाने माने विश्लेषक हैं, खासतौर से विदेशी मामलों पर पाकिस्तान पर खास भारत रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दत्ता साहब। दत्ता साहब के आने से पहले ही आपने देखा नुसरत अमीन साहब से एक सीधा सवाल किया था और पर्सनल ले गए और वो तो उठ के चल दिए। मुझे लगता है कि शायद अंतरिक्ष ने शायद उनको कहीं ना कहीं पे सूचना पहुंचा दिया था कि डॉक्टर दत्ता आ रहे हैं कार्यक्रम पे और मेरे साथ तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं क्योंकि कड़वा सच किसी को भी पसंद नहीं होता और ख़ास करके पाकिस्तान के कोई भी मित्र तो कड़वा सच सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो उसी शैली में वो भी हैं और उसी ब्रिगेड के हैं वो। तो मुझे थोड़ा सा भी अचंभा नहीं हुआ है उनके इस तरह से जाने से। मैं मानता हूँ कि जो लोग इस तरह से जाते हैं, हमारे भगवत गीता में एक कहावत है कि ऐसे लोग अगर जाते हैं गलत काम के लिए, अगर जाते हैं तो गलत साबित होते हैं, पर जायज़ चीज़ के लिए अगर आप जाओ भी तो फिर भी आप रणछोड़ नहीं कहलाते हो और कहीं ना कहीं पे सच्चाई की विजय हमेशा होती है। भारत की भी जो सच्चाई है उस चीज़ की विजय अंत में जाके होगी ज़रूर और कई बार हुआ है। पर एक कहावत है ना कि हिंदी में कि कुत्ते की जो दुम है ना, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, पर वो हमेशा टेढ़ा ही रहता है
कितना भी आप उसको चोट ये क्यों ना दो, बिल्कुल, कितना ये भी एक ऐसा ट्रेन कड़वा करने की सच है कोशिश सर, ना ऐसा करो। कड़वा सच है कि पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसका अभी मैप नुसरत का अमीन जो साहब की नक्शा बात कर रहे है, हैं। मैप का जो नक्शा है वो भी कहीं ना कहीं भी उसी तरह का है। बिल्कुल। तो और इसलिए कभी सबसे कभी सीधा नहीं हो सकता सबसे है वो। सबसे हास्यास्पद तो ये लगता है कि आज नुसरत अमीन साहब ने सीधे तौर पर कहा जर्नलिस्टिक अप्रोच और जर्नलिस्टिक बातों की। तो मुझे याद है कि इसी डिबेट में कई बार उन्होंने जब भारत सवाल करता है तो उनकी तरफ से बयान आता है कि सास बहू की जली कटी ना सुनाए। हाँ। तो किस तरीके का जर्नलिस्टिक अप्रोच वो चाहते हैं? सीधे वार करो, प्रश्न करो तो तकलीफ होती है। बहरहाल वहां की मीडिया में किस तरीके से इस बयान को लेकर तमाम गीदड़ भभकी दी जा रही है, तमाम तरीके से पाकिस्तान का गुणगान किया जा रहा है, यह भी एक कड़वा सच है। किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में ये चीजें चल रही हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। से आपको अपडेट करें, खैबर एजेंसी में आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने तहसील बाड़ा का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने शाहिद आफरीदी स्टेडियम का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने कबायली जिरगा इमायदीन से भी खिताब किया और पाक फौज और कबाइल ने दहशतगर्दी के नासूर को खत्म कर दिया। आर्मी चीफ ने इस मौके पर यह कहा, भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। आर्मी चीफ की जानिब से यह भी कहा गया, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि पाक फौज के जवान भारतीय फौज को सबक सिखा सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो भारतीय निसाब में पाक फौज के किस्से पढ़ाए जाएंगे। आर्मी चीफ की जानिब से इस मौके पर यह भी कहा गया। आर्मी चीफ की मसरूफियत के हवाले से आपको अपडेट। एसपी सिन्हा सर, देखा यही एक सच्चाई है, किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के जरिए। देखिए ऐसा है, मेरा ख्याल है ये लोग एक यूनिवर्सिटी खोला है और डॉक्टर गोएबल्स यूनिवर्सिटी खोला है, उसका ये लोग स्टूडेंट है कि लाई स्पोकन 100 टाइम्स बिकम्स अ ट्रुथ। बार बार झूठ, बार बार डिनायल मोड, बार बार गिदड़ भभकी, बार बार न्यूक्लियर आर्सेनल का थ्रेट, ये कब तक ऐसे चलेगा? लावनी जी, मैं कहता हूँ, मेरा अपना ये सोच है, आज न कल, अवधि, मैं पंडित तो हूँ नहीं, अवधि तो एग्जैक्ट डेट तो बता नहीं सकता, लेकिन मेरा अपना पूर्ण विश्वास है कि आज न कल पाकिस्तान के साथ एक फाइनल भिड़ंत होगा। 47, 65, 71 तो हुआ, लेकिन इस बार जो होगा ये अंतिम जंग होगा और इसमें देखते हैं कि इस जंग के बाद कौन विश्व के मैप पे रहता है, ये देखना है। बिल्कुल दत्ता साहब, ये तो सच है कि भारत लगातार पाकिस्तान को जो जवाब दे रहा है, पाकिस्तान बौखला गया है, खार खाया हुआ है, क्या करे। यही वजह है कि तमाम तरीके से एक के बाद एक विवादित बयान भी आ रहे हैं, गिदड़ भभकियां भी हो रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने एसपी सर से भी ये सवाल किया था, आपसे भी समझना चाहूंगी, अगर हम इस पूरे स्टेटमेंट को देखें, राहिल शरीफ ने जिस तरह से कहा है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, क्या आपको लगता है कि वाकई सिर्फ ये गीदड़ भभकी हो सकती है या हमें इसको सीरियसली भी लेने की जरूरत है? बिकॉज 5 दिनों के बाद राहिल शरीफ वहां पर कुछ नहीं रहने वाले हैं, उनका अस्तित्व एक तरीके से खत्म होने वाला है। 5 दिनों बाद दोपहर के 12 बजे उनका 12 बजने वाला है। तो वो जो हार्ट अटैक, कामिंग हार्ट अटैक जो है, उस कामिंग हार्ट अटैक के बारे में किसी इंसान को अगर पता चल जाए तो वो मातम नहीं मनाएगा, भौखलाट नहीं होगा, रोएगा नहीं, तो क्या करेगा? जिसको सीधा सीधा पता है कि उसका जनाजा निकलने वाला है एंड ही इज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग टू द फ्यूनरल पायर, तो वो तो रुदाली की तरह मातम ही मनाएगा। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों पे उतना फोकस करने की आवश्यकता भी नहीं है और ना ही सोचने की आवश्यकता है। बादल 2 तरह का होता है, एक गरजते बादल, एक बरसते बादल। ये गरजते भारत जो है वो बरसते बादल है, ये जो है गरजते बादल है। तो गरजते बादल को लेके तो सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, जब बरसना होगा बरसेंगे और तरीका से बरसेंगे। बहुत बार पहले भी बरसे हैं, इनका टुकड़े भी कर दिए हैं बरस के, और आगे जाके भी एक नहीं कई भागों में टुकड़े हो सकते हैं। और मैं अचंभित नहीं रहूंगा, ये जो बार बार जो ये लोग न्यूक्लियर आर्सेनल की धमकी देते हैं, ये लोग अगर न्यूक्लियर आर्सेनल गलती से इस्तेमाल करने की भी कोशिश अगर करेंगे, भारत अगर एक न्यूक्लियर बम अगर पाकिस्तान में फेंक देता है तो हमें तो खुशी होगी कि अरेबियन सागर का जो प्रांत है ना वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और आपके पाकिस्तान का जो वो कुत्ते वाला नक्शा है
उसको भर लेगा अरेबियन सी के पानी से, तो वो चीज अगर ये लोग चाहते हैं तो स्वागत है उस चीज के बिल्कुल, लिए। यानी सीधे तौर पर भारत के पास भी तमाम तरीके से अब भारत तैयार है। रक्षा मंत्री इसका हिंट भी पहले भी दे चुके हैं, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान को अगर हम याद करें। लेकिन यहाँ पर मैं सिन्हा साहब के पास आऊं उससे पहले दत्ता साहब आपसे एक चीज समझना चाहूंगी कि दो तरीके से, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सीमा पर तो हम मुंह तोड़ जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से भी की जो जरूरत है पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से दबाने की, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौते को लेकर भी सीधे तौर पर एक दो टूक जवाब दिया है पाकिस्तान को। आपको लगता है कि ये भी एक तरीका है पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए? बेशक ये एक बहुत बड़ा तरीका है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से दो टुक शब्द में कहा है सिंधु जलधारा को लेके, मैं तो जानता हूं कि बगलिहार डैम जहां पे है, या फिर आपके जो किशनगंगा पे जो डैम है, ये सब डैम की अगर चाबी अगर खोल दिया जाए तो जितना पानी वहां पे स्टॉक थे, वो पानी का जलधारा अगर खोल दिया जाता है तो फिर हमें सिंधु की जलधारा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी कि सिंधु की जलधारा को रोकना है या नहीं रोकना है। मैं तो कहता हूं कि इन सब डैम्पों का चाबी आप अगर लॉक गेट्स अगर खोल देते हो, उसका क्या दुर्दशा होगा पूरे पाकिस्तान के ऊपर, ये लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पानी और पानी के सिवा कुछ और नहीं दिखाई देगा पाकिस्तान पे, चाहे वो सिंध के प्रांत हो, पंजाब के प्रांत हो, या फिर बलूचिस्तान, या फिर किसी भी प्रांत क्यों ना हो। ये अगर ये सब के सब अगर इस दिशा में जाना अगर चाहते हैं तो विनाशकालीन विपरीत बुद्धि उस दिशा में जाए, और उस दिशा में जाके फिर खामियाजा खुद ही भुगतेंगे। सिन्हा साहब, विनाशकाल विपरीत बुद्धि वाली बात जिसके दत्ता साहब ने कहा, पाकिस्तान कुछ इसी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो एक बात, क्योंकि आप आर्मी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इस पहलू पर जरूर आपसे एक समझना चाहेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक की जो बात कही है राहिल शरीफ ने, तो वो किस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तो आतंकवादियों के अड्डों को खत्म किया है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है तो आतंकवादियों को खत्म किया है। वो किस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि, मुझे अब अपना पूर्ण विश्वास है कि पाकिस्तान एक कायर देश है जिसकी फौज नपुंसक है। मैं बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन होशो हवास में कर रहा हूं। मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं हिंदुस्तान आर्म्ड फोर्सेस के बारे में और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के जो अफसरान हैं वो अय्याशी में बिलीव करते हैं। अमेरिका से कोलिशन सपोर्ट फंड के तहत जितना पैसा आता है उसमें अय्याशी होती है। पाकिस्तान के जनरल्स बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, वो सोल्जरिंग नहीं करते। पाकिस्तान के जनरल्स चारों प्रिंटिंग प्रेस में FICN फेक इंडियन करेंसी नोट्स बनाते हैं, उसका प्रॉफिट खाते हैं। पाकिस्तान में एक मेजर किसी को जमीन अलॉट कर सकता है। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में पाकिस्तान के जनरल्स को एक्सक्लूसिव बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, घर दिया जाता है। तो जो इतना कंफर्ट में जीता है वो क्या सोल्जरिंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं सोल्जरिंग कर सकता। इसके बनिस्बत कंपैरिजन तुलना में हिंदुस्तान आर्म फोर्सेज जो है, हिंदुस्तान आर्मी जो है, वो बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, अपॉलिटिकल आर्मी है, और सिर्फ सोल्जरिंग में विश्वास रखती है। पहली बात, सुनिए मैं आपसे ही ब्रेक के बाद लौटूंगी तो आपसे ही कंटिन्यू करूंगी। इतना जरूर है कि हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान के हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे और सच्चाई का सामना करते हुए सच्चे दिल से जवाब देंगे। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान सच की बुनियाद पर बना ही नहीं था, वो तो सच्चा है ही नहीं, तो सच स्वीकारना मुश्किल है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी हम इसी विषय पर और कुछ पहलुओं पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जल्द हाजिर होते हैं। शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत अवर मोहे है। शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो।
रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी गीदड़ भपकियों से बाज नहीं आ रहा है, हार पर हार का सामना कर रहा है, लेकिन फिर क्या करे, पाकिस्तान है, मजबूरी है, दिल पर चोट लगी है, आह तो निकलेगी ही। मेरे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, एसपी सिन्हा सर और एसके दत्ता सर। सिन्हा साहब के साथ मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आप दोनों मेहमानों को एक खास चीजें सुनाते हैं। दरअसल हम पाकिस्तान को तो जवाब देते हैं, पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी बदमाशियां करता रहता है हम उसको उसी की भाषा में जवाब भी दे देते हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं जो यहां पर रहकर यहां कर खाते हैं लेकिन पाकिस्तान का गाते हैं। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने एक विवादित बयान दिया है। कह रहे हैं कि पीओके पर भारत के अधिकार को लेकर उन्होंने कहा है कि भारत की बपौती नहीं है पीओके, और नरेंद्र मोदी सरकार को चैलेंज कर बैठे हैं कि अगर सरकार में हिम्मत है तो पीओके को वापस लेके दिखाएं। ऐसे आस्तीन के सांपों के लिए क्या होना चाहिए, हम इस पर आप दोनों की राय जाने उससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा क्या है ये सुन लीजिए। ये जुल्म भी नहीं रहेगा। एक दिन इस हिंदुस्तान की इस बड़ी हुकूमत को पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, उसके बगैर इस रियासत का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखिएगा, नहीं निकलेगा। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है, खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको, न उनके पास ये ताकत है कि वो ये हिस्सा ले सके। जब तुम नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, तो फिर हमें क्यों मार रहे हो? बिल्कुल नहीं होगा। वो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। ये भारत का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा रहेगा। फिर इसको ये बात समझ जाइए। सिर्फ एक बात रास्ता निकल सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत करें। तो 2015 में भी बोला था, 2016 में भी बोला, आखिर ये कैसी टीस है, कहां जाकर लगी है चोट, ये भी समझना जरूरी है। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रेम जी बहुत बहुत स्वागत है। फारूक अब्दुल्ला खुलकर कह रहे हैं कि भाई भारत नहीं ले सकता है पीओके को, कोई बपौती नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, लगता है शुक्ला साहब से हमारी संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। एसपी सर, आपसे मैं पहले फर्स्ट कमेंट ले लेती हूँ। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो यहीं बैठे हुए हैं, इनके लिए सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी? देखिए, मुझे लगता है कि हमारा जो संविधान है उसमें सेडिशन या राष्ट्रद्रोह को इतना फुल प्रूफ तरीके से परिभाषित किया जाए कि ऐसे ऐसे शख्सियत जो इस तरह का देशद्रोह स्टेटमेंट देते हैं उनका पॉलिटिकल होराइजन से, रडार से गायब हो जाना ही जरूरी है। तो हम यदि अपनी कानूनी प्रतिक्रिया, आप सऊदी अरबिया में एक मुंह खोल के देखिए, देखिए क्या होता है। बिल्कुल, आप सऊदी अरबिया में एक बार जो ट्रैफिक लाइट है, रेड लाइट, उसको क्रॉस करके देखिए, देखिए क्या होता है। जिस पाकिस्तान का गुणगान करते हैं वहां क्या होता है सर, वहां पर भी हम तो देखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस देश के नागरिक हैं और पाकिस्तान की भाषा बात करते हैं, तो हमारी जो कानूनी प्रतिक्रिया है, हमारी जो सेडिशन का जो डेफिनेशन है, उसमें बहुत भारी कमी है। और इसीलिए कश्मीर में यदि क्रिकेट मैच में पाकिस्तान का झंडा दिखाया जाता है, ये सब देशद्रोह है। तो देशद्रोह है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट कंस्टिट्यूट करो, 1 महीना में न्याय करो, बिल्कुल, कैपिटल पनिशमेंट दो। ठीक है, यानी जो लोग पाकिस्तान की इतनी हिमाकत करते हैं उनको पाकिस्तान भेज दो, बिल्कुल, फर्स्ट एयरक्राफ्ट में बैठाओ एंड आउट टू पाकिस्तान। दत्ता साहब, उसको यहाँ रहने का कोई फर्क ये नहीं कारण बनता है। दत्ता साहब, सिन्हा साहब सीधे तौर पे कह रहे हैं देशद्रोही है ये, देशद्रोही का सीधे सीधे तमगा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन जिस जनता की वो बात कर रहे हैं, क्या फारूक अब्दुल्ला ये भी भूल गए कि उसी जनता ने उनको दरकिनार कर दिया है, उनको अपनी असली जगह पर पहुंचा दिया है? दत्ता साहब, लावनी में इसी बात पे आ रहा था, फारूक अब्दुल्ला साहब की बात मैं सुन रहा था। 2016 अभी हाल ही में जो बयान दिया है और 2015 का भी, इससे पहले भी इन्होंने इस तरह का कई सारा बयान दिया है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या कश्मीर उनकी बपौती है क्या? हाँ, बाद में तो तय करे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसकी बपौती है और इंडियन कश्मीर किसकी बपौती है। पहले ज़रा ये तो तफ्तीश करे और बताएं कि क्या कश्मीर उनकी बपौती है, या फिर कश्मीर को खरीद के रखा है वो, या फिर कश्मीर को जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे नीलामी कर दे और जिस हिसाब से चाहे उसी तरह से नीलामी करे। ज़रा पूरे राष्ट्र को ये बताए कि कश्मीर किसकी बपौती है।
क्या वो मतलब कि कश्मीर उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है कि जो भी चाहे जिस तरह से चाहे वो इस तरह के कूतर्क करे और बयानबाजी करे? जहां बात आती है ट्रीजन अगेंस्ट द स्टेट की या फिर देशद्रोह की कानून की जहां बात आती है, मैं समझता हूं कि ये ट्रीजन अगेंस्ट द स्टेट ऑल्सो है और इट इज ट्रीजन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री ऑल्सो, एंड इट इज ऑल्सो ट्रीजन अगेंस्ट द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। लेकिन सर और इन सब ट्रीजन के चलते सवाल यहाँ पे ये आता है कि कब तक हम लोग ऐसी चीजों को चुपचाप सुनते रहेंगे। बिल्कुल यही मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को सीधा धक्के मार के देश से बाहर किया जाए और बोल दिया जाए कि कौन सा चीज चुनना चाहते हो, हिंद महासागर या फिर पाकिस्तान, दो चीज में से किसी एक चीज को चुन लो और निकल जाओ। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के बयान देकर दरअसल ऐसे लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? वो सोचते हैं कि ये बयान देंगे तो वो वापस सत्ता में आ जाएंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? दत्ता साहब से रिएक्शन, फिर मैं सिन्हा साहब के पास आती हूँ। जी, जहां राजनीतिक गोटी सेकने की जहां बात आती है, मैं मानता हूं और मैं कहता भी हूं कि गोटी सेको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजनीतिक गोटी सेको, विपक्ष में हो तो जितना चाहे राजनीतिक गोटी सेको, पर एक सीमा के अंदर रहो और एक सीमा के हिसाब से करो। उस सीमा का उल्लंघन अगर करोगे और वो लक्ष्मण रेखा को अगर पार करोगे तो वैसे सिचुएशन में बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए अगर आवश्यकता होती है कि कलम के ताकत से अगर नहीं समझते हो तो तलवार के ताकत से समझा दो। सिन्हा साहब, देखिए लावनी जी, मैं कहना चाहता हूं कि शेख अब्दुल्ला ने, जो इनके फरूक के पिताजी थे, उन्होंने कहा था, कोट, मुझे गर्व है कि कश्मीर हिंदुस्तान में विलीन हो रहा है, मुझे गर्व है। और उनका बेटा फारूक अब्दुल्ला किस तरह की शैली और भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये राजद्रोह नहीं? और दूसरी बात, मुझे शोभा नहीं देता, मुझे पता है कि कश्मीर से जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स वहाँ नौकरी किए और मैं भी लेह में नौकरी किया हूँ, लोगों, मैं ज़्यादा मेरे किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन जब इस तरह का देशद्रोह का स्टेटमेंट देखता हूँ तो मुझे कोई हिचक नहीं है कहने के, आई विल पर्सनली अटैक फारूक अब्दुल्ला। जो आदमी अय्याशी में रहता था, जो आदमी गोल्फ खेलता था, जो आदमी इसलिए राजनीति में आया क्योंकि शेख अब्दुल्ला का बेटा था, जिसमें काबिलियत नहीं है, वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है, ट्रीजन, देशद्रोह, ट्रीजन अगेंस्ट द स्टेट। तो ऐसे ऐसे लोग जो खुले घूम रहे हैं हिंदुस्तान, वही नहीं, यहाँ कई जयचंद लावनी जी घूम रहे हैं, जिनको, और जर्नलिज्म में भी बहुत हैं जो सऊदी अरबिया से हेवी फंडिंग लेके और दादरी के केस में क्या क्या कवर किए और किसका किसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, एक पर्टिकुलर धर्म का स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किए। क्या यहाँ पर सिन्हा साहब एक सवाल ये भी उठता है कि इस तरीके के जब स्टेटमेंट आते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि सेना को जो मनोबल है कहीं ना कहीं से उस पर आघात जरूर पहुंचती है? क्योंकि एक और तो हमारी सेना है जो तमाम तरीके से पाकिस्तान से जूझ रही है, भारत को बचा रही है, और यही फारूक अब्दुल्ला सांस ले पा रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारी सेना वहां मौजूद है। और इस तरीके का बयान, लावनी जी, दो बातें बताना चाहूंगा मैं, बुरा नहीं मानिएगा। फौजी रैंक एंड फाइल को पता है कि लोग राजनीति में देश के सुरक्षा के साथ भी राजनीति करते हैं, इससे फौज को, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग का विजन बहुत क्लियर है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, देश की आर्म फोर्सेस का ट्विन रोल है, मेंटेन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड मेंटेन पीस इनसाइड द कंट्री। बिल्कुल, ये ट्विन रोल है, दो रोल है। और हमारी सेना वो दोनों रोल पता है, दोनों रोल पता है, और कैसे इस दोनों रोल को डिस्चार्ज करना है वो भी पता है। तो ये सब जो टिप्पणी होती है, इससे हम लोग का मोराल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट हम लोग हंसते हैं कि देखिए ये फिर और एक शतरंज का चाल चला जा रहा है। एसके दत्ता सर, आपको लगता है कि ऐसा जो बयान आया है, हमने देखा कि बीते दिनों से जब से नोटबंदी का फैसला चला है, कश्मीर शांत है, कश्मीर की वादी में एक बार फिर से रौनक लौट आई है, वहां बच्चे पढ़ने जाने लगे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, व्यापार हो रहा है, पत्थरबाजी की कोई खबर नहीं आ रही है, झूठे झंडे नहीं जलाए जा रहे हैं। क्या वो जो एक टीस है, ऐसा तो नहीं है कि वो टीस है फारूक अब्दुल्ला के अंदर, और कश्मीर शांत क्यों है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस वजह से फारूक अब्दुल्ला ने ऐसी बातें कही? बेशक कहीं ना कहीं पे ये तो एक कारण है ही, क्योंकि सब जानते हैं कि तमाम जिस तरह की चीज़ें किया जा रहा था कश्मीर में, और कश्मीर का माहौल जिस हिसाब से ख़राब किया जा रहा था, वो असल में नोट के माध्यम से ही हो रहा था, 1000 और 500 के नोटों के माध्यम से।
और वो चीज बंद हो गया है, तो इसके चलते ऑटोमेटिकली वहां पे शांति हो गई। अब जब शांति है, वहां पे शांति अगर है तो नेचुरल है कि माहौल अच्छा होगा। माहौल अगर अच्छा है तो डेवलपमेंट का भी जो मात्रा है वो आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा और खुशहाली होगी। तो उस खुशहाली में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सुपड़ा जो साफ हुआ है और साफ हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे जीवित रहेंगे, ये अपनी पुनः आहुति दे रहे हैं, अंतिम आहुति दे रहे हैं, ताकि किसी तरह से राजनीति में जीवित रहे और जीवित रह के इस तरह का घिनौना राजनीति करता रहे। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पे इसके पीछे एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और हमारे देश के बाकी प्रांतों में जितने सारे सेक्युलर पार्टीज हैं उन सब के बीच में कहीं ना कहीं पे एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है कि किसी तरह से माहौल को खराब करो और माहौल को खराब करके संतुलन बिगाड़ो और संतुलन बिगाड़ के कहीं ना कहीं पे मतलब राजनीति में अपना रोटी सेकते रहो। बिल्कुल। सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर शॉर्ट कमेंट से? लॉनी जी, दो बातें। एक तो कुछ पार्टीज यहाँ हैं वो समझते हैं उनकी बर्थ राइट है रूल करना, सत्ता में रहना। नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ रही है मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। की पार्टी तो आप समझ रही हैं। इन लोग से पछता नहीं है कि ये सत्ता से बाहर हैं। आप इतने पॉपुलर हो तो आपको कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट क्यों किया? आप सत्ता में क्यों नहीं आए? बिल्कुल बिल्कुल, पहली बात। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो फाइनेंशियल एंगल है, जो FICN का जो अभी फैसला हुआ है 500,000 लोग सर्कुलेशन से हटाने का, 40 जितने लोग बैंक में पैसा जमा करने गए लावनी जी, 43% फेक करेंसी नोट्स था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है कश्मीर में आधा करीब आधा करेंसी जो चल रही थी वो फेक थी। यार यही एक बौखलाहट कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों में है और इसीलिए इस तरीके के बयान आ रहे हैं। लेकिन जरूरत है कि बयान अगर ऐसे आ रहे हैं के बाद एक, तो ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करके इन्हें देशद्रोही करार देके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। चलिए मैं चलिए अब एक बार फिर से, क्योंकि हमारे दर्शक शुरू में जब जुड़े थे उन्होंने देखा होगा कि हमारे साथ एक खास मेहमान पाकिस्तान से जुड़े थे। मैंने सीधा सवाल उनसे किया था राहिल शरीफ के बयान पर, लेकिन कहां से उनको टीस लगी है ये हम और आप समझ सकते हैं और किस तरीके से हमारे शो को छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके पास सच का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। एक बार वो तस्वीर दोबारा देखिए। LOC पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पे या वर्किंग बाउंड्री पे जंग करके या झगड़ा करके एक दूसरे को सीधा कर सकते हैं। देखें, सर्जिकल स्ट्राइक कर ली आपने, पाकिस्तान सीधा हो गया? नहीं हुआ। आप 71 की जंग जीते, पाकिस्तान सीधा हुआ? मतलब पाकिस्तान की फितरत है सर, सीधा नहीं होने वाला। फिर वो कैसे सीधा होगा सर? आप अमन पसंद लोग हैं। आप अपने ये नॉन जर्नलिस्टिक जुमलेबाजी अगर बंद करें नहीं तो नहीं सर ये नॉन जर्नलिस्टिक जुमला नहीं है। आप तो अमन पसंद, आप लोग तो अमन पसंद कहते हैं अपने आप को। अगर राहिल शरीफ सरीखे लोग ऐसे स्टेटमेंट देते रहेंगे तो किस तरीके से आगे बढ़ेगी बातचीत, किस तरीके से अमन आएगा? आप मुझसे शब्द का इस्तेमाल ठीक करें तो मैं आपसे बात करूंगा। आप मुझसे शब्द का इस्तेमाल ठीक करें तो मैं आपसे बात करूंगा। आप मुझसे शब्द का इस्तेमाल ठीक करें तो मैं आपसे बात करूंगा। वरना मैं आपके सवाल नहीं करता। आप जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में बात करें, अदरवाइज आई विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन। नुसरत अमीन जी, डोंट बी पर्सनल। मेरा सीधा सवाल आपसे है, मेरा सीधा सवाल है, क्योंकि सीधा सवाल, राहिल शरीफ के इस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं? राहिल शरीफ के इस स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं आप? हाँ, ऐसे पूछें आप। ये एडजेक्टिव्स अब आप इस्तेमाल नहीं करेंगी इफ यू वांट एनी आंसर फ्रॉम मी, ठीक है? नुसरत अमीन साहब, मैंने कहा ना कि आप पर्सनल ना ले जाएं, हम लोग बहस कहीं और नहीं ले जाना चाहते हैं। आप निश्चित रूप से आप बताएं राहिल शरीफ के स्टेटमेंट पर सर आप क्या रुख रखते हैं? आपके प्रोग्राम के टाइटल पे मुझे इतराज होता है, आपके रिपोर्ट के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उस पर मुझे इतराज है, लेकिन मैं ये पाकिस्तान में बैठे लोग नहीं डिसाइड करेंगे। लेकिन आप जर्नलिस्ट होकर भी अगर वो हुकूमतों और फौजियों वाली हरकतें करेंगी एसपी सिन्हा साहब, मुझे लगता है कि फिर से टाइम को सिर्फ वेस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है खास तौर से वो शुरू हो चुकी है। एसपी सिन्हा सर, देखिए इस तरह से रिटायरमेंट के 5 दिन पहले
हमने तो सिर्फ अमन पसंद बातें कही थी, हमने तो सिर्फ अमन पसंद कहा था, हमने तो सिर्फ पूछा था कि राहिल शरीफ के इस स्टेटमेंट को कैसा लिया जाए, लेकिन चोट कहां जाकर लग गई ये समझना थोड़ा आसान भी है, थोड़ा मुश्किल भी है। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे सुदर्शन न्यूज के इनपुट एडिटर कृष्ण कुमार दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के बोलते हैं हम लोगों ने प्यार से। के किस तरीके से देखे, मुझे तो लगता है कि ऐसी कोई बात हमने नहीं की, हमने अमन की बात की। क्या अमन शब्द ही नहीं है क्या पाकिस्तान के लोगों के मन में? देखिए, पाकिस्तान के लोगों के मन में अमन शांति की कोई चीज़ नहीं है। आज नुसरत अमीन ने जो व्यवहार ये सुदर्शन न्यूज़ पे दिखाया है, ये वाकई में निंदा करने वाली बात है। ये कहीं से कहीं तक जर्नलिस्टिक बयान नज़र नहीं आता। आप एक देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ की जर्नलिस्टिक कौम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। और ऐसा मुझे नहीं लगता, मैं पूरा शो देख रहा था बाहर स्टूडियो से, तो मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ पे बैठना चाहिए एक एज ए इनपुट एडिटर की हैसियत से, क्योंकि नुसरत अमीन से कोई ऐसी बात, लावनी जो हमारी मुख्य एंकर है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा था। क्यों मिर्ची लगी? कोई यहाँ पे एक भारत का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बैठे हुए थे। नुसरत अमीन इसके पहले भी कल तमाम शब्दों में हेर फेर करके जिस प्रकार से सुदर्शन न्यूज पे कह के गए थे, उसकी पूरी पाकिस्तान ने निंदा करना चाहिए। नुसरत अमीन को स्क्रीन पे आकर के हमारे साथ जुड़ करके साबित भारतीय और नहीं पाकिस्तानी दर्शकों से, पाकिस्तानी नहीं पूरे संसार की जो जर्नलिस्टिक एक आबादी है उससे माफी मांगनी चाहिए आकर के, कि जिस प्रकार के वर्डों को उन्होंने हेरफेर करके यहाँ पे बताना चाहा था। आज नुसरत अमीन, कल भी हमने उनको माफ किया, उन पे कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आज मुझे लगता है कि आज अभी समय आ गया है कि नुसरत अमीन को दोबारा हम लोग पाकिस्तान से नहीं जोड़ेंगे। इसके पहले भी और जो भी अगर पाकिस्तान से कोई गेस्ट हमको मिलता है तो कम से कम सुदर्शन न्यूज से पहले बात कर लेगा कि उसका अगर कोई व्यक्तिगत एजेंडा, उसकी पाकिस्तानी और भारतीय जो फौज है उससे रिलेटेड कोई अगर बिल्कुल आज इस तरीके से लग रहा था जैसे वो राहिल शरीफ के प्रवक्ता हो। बिल्कुल सही कह रही लावनी आप। मेरा नुसरत अमीन को चैलेंज है, सोशल साइट पे आ जाए, सुदर्शन न्यूज पे फिर दोबारा जुड़ जाए, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार जो जर्नलिस्टिक सीख यहाँ पे दे रहे थे वो आकर के हमको यहाँ पे स्काइप से जोड़ करके कि ये जर्नलिस्टिक बातचीत नहीं है, मुझे लगता है कि उनका व्यवहार 2 दिन से परखने वाली स्थिति में थे। वो 2 दिन से हम लोग उनको वाच कर रहे थे कि उनको इस प्रकार की बयानबाजी सुदर्शन न्यूज पर ही नहीं, अपने जहां पे कॉलम लिखते हैं, जिस पेपर के वो एडिटर है, जिससे भी जुड़े हैं, वहां पे कम से कम उनको जर्नलिस्टिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, दत्ता साहब कुछ कहना चाहते हैं? लावनी, मुझे याद है कल वाला कार्यक्रम पे नुसरत अमीन मेरे साथ थे और उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगा था चीज़ों को लेके। हालांकि वो बार बार बहू और सास और ये सब उदाहरण दे रहे थे और बहुत ही चीप डिरोगेटरी वे में बातें कर रहे थे, पर उसके बाद जब मजबूरी में मुझे बोलना पड़ा कि पाकिस्तान, आपके व्यवहार से तो लगता है कि पाकिस्तान शायद हिंदुस्तान का सौतन है, तो उस पर उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची लग गई, क्योंकि मुझे अंत में उनके भाषा के हिसाब से ही मुझे जवाब देना पड़ा और उन्होंने मजबूर किया था उस तरह से जवाब अब लेने के लिए। जी हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे सोशल मीडिया साइट्स पे, ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो, वहाँ पे कई सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से जो मुझे चीज़ें सुनने को मिला है, नुसरत अमीन और बाकी वगैरह वगैरह जितने सारे हैं, कितना सच है कितना झूठ है मुझे मालूम नहीं है, तफ्तीश वहाँ के सरकार कर सकती है, पर मुझे पता चला कि शायद वो लोग पाकिस्तान आर्मी के पेरोल पे हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान के आला कमांड से धमकी आया होगा कि ज्यादा अगर अपने आप को लिबरल दिखाने की कोशिश करोगे या फिर सोफिस्टिकेटेड दिखाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा मतलब कि फाइनेंशियल जो चाबी है उसको बंद कर दिया जाएगा, और शायद उसी का ही बौखलाहट आज हमें यहाँ दिखाई। एसपी दत्ता साहब, मुझे याद है कि हम आज से 2-2.5 महीने पहले भी एक डिबेट पर बैठे थे और यही नुसरत अमीन साहब थे और आपसे भी उन्होंने इसी तरीके की कुछ बातें की थी। आपको याद होगा कि आर्मी को लेकर उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया था, आप नाराज भी हुए थे। उस डिबेट में भी हमने उन पर सवाल किया था कि आखिर एक देश की आर्मी उस देश का गौरव होती है, गर्व होती है, वो आर्मी के लिए भी ऐसी बात करते रहे हैं। आखिर ये जो सोच हो गई है पाकिस्तान के जर्नलिस्टों में, ये क्या दर्शा रही है? आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, सच तो ये है कि पाकिस्तान में न जर्नलिस्ट का चलता है, न पॉलिटिकल लीडर्स का चलता है। जो हुकूमत चलती है, 2 लोगों की हुकूमत चलती है, पाकिस्तान आर्मी ISI और उसके पीछे आतंकवादी, 2 ही लोग की हुकूमत चलती है। तो पाकिस्तान में किसी को हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ या ISI के खिलाफ कुछ बोल दे। ये इसी का
इसी का जो है द्योतक है, इसी का जो है उदाहरण है जो इस तरह से लोग, नुसरत अमीन ऐसे लोग जो बौखला जाते हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है कि कुछ डाइग्रेस करें या लेफ्ट एंड राइट पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के की गलत चीजों पर सीधे तौर पर बातें रखते हैं, और वहां पर भी ऐसे कई लोग हैं। बहुत कम लावनी जी, बहुत कम। पाकिस्तान, आप एक चीज समझिए, जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये फैसला खुद नहीं ले सकता है कि मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में वो खुद आए, तो बाकी लोग की क्या बात कर रही हैं आप? जब प्रधानमंत्री इतना विवश है, असहाय है, उसकी पूंछ पकड़ रखी है पाकिस्तान आर्मी ने, तो आम जनता क्या करेगी? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। पाकिस्तान में जो आम लोग हैं वो शांति चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ अच्छा व्यवहार चाहते हैं। लेकिन ये नहीं चाहते। लावनी जी, एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारा शो देख रहे थे और उस दौरान उन्होंने हमें कॉल किया है। जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप नुसरत अमीन जैसे पत्रकारों को जोड़ते ही हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। हम सुदर्शन लगातार देखते हैं, वो देश के लिए सब कुछ दिखाता है देश हित में, लेकिन आप नुसरत अमीन को जोड़ते ही क्यों हैं जब उन लोगों का ऐसा रवैया है? कृष्ण कुमार दुबे जी ये जवाब देना के लिए, कृष्ण कुमार दुबे जी एक अभी जर्नलिस्टिक जो बातचीत कर रहे थे नुसरत जी की, वो सिद्धांत बता रहे थे कि जर्नलिज्म के सिद्धांत क्या होते हैं। तो पाकिस्तान पर एक तरफा अगर हम लोग हमला करेंगे, यहाँ बैठ करके स्टूडियो में कंटेंट दिखाएंगे, तो एक पक्ष रखना जरूरी होता है। अपराधी का भी पक्ष लिया जाता है। हम लोगों की कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें एक पग पर हम लोगों को पढ़ाया जाता है। जब छोटे होते हैं तब भी कहा जाता है कि जो आरोपी है एक बार उसका तर्क समझना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए। इसी के तहत हम लोग जोड़ते हैं। ये एक आए दिन इस प्रकार के लोग जो जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन जिस प्रकार के व्यवहार नुसरत अमीन ने किया है, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी पाकिस्तानी गेस्ट ने हम लोगों के साथ या चैनल पर अपनी बात ऐसे उटपटांग तरीके से रखी होगी। कल जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों को जोड़ करके अश्लीलता व्यक्त करी, गाली गलौज की बात करने लग गए। लेकिन ये आज जो हम लोग जोड़ते हैं, उनको खर्चा करते हैं, नेट का खर्चा उठाते हैं, दिन में 5 बार 10 बार उनसे फोन पे बात होती है, उसके बाद उनको पूरा सम्मान बिठाया जाता है, उनकी बात रखी जाती है। यहां से चाहे तो हम लोग भी और चैनलों के समान उनकी आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन एक पक्ष रखा जा रहा है, एक डिस्कशन हो रहा है, एक विषय पे चर्चा हो रही है, आप उस चर्चा में भी शामिल होने को तैयार है, खुद फोन करके अपने आने की इच्छा जताते हैं। अगर हम लोग नहीं तो मना कर दे कि हम नहीं जुड़ना चाहते, लेकिन आज जिस प्रकार से व्यवहार किया, इसलिए नुसरत अमीन को भरी स्क्रीन पे आकर के लावनी से माफी मांगनी चाहिए। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। जी जी बोलिए। बोलिए जी। तो क्या मैं ऐसे ही चलता रहेगा? भारत सरकार क्या करेगी? ये सब पानी बंद कर देना चाहिए। हेलो जी 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 एसपी सिन्हा सर, ऐसे कब तक चलेगा? जनता नहीं चाहती कि अब ऐसे चलना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। मुझे लगता है सिन्हा साहब से पहले एक चीज मैं व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि कॉलर थे, मुझे लगता लावनी कि आज वो जो बौखलाहट है, आज के वहां की जनता जो परेशान है, पेरोल पे होंगे, बिल्कुल ये सत्य तथ्य जो दत्ता साहब रख रहे हैं, इससे मैं भी बिल्कुल उससे सहमत हूं। मुझे भी इस प्रकार की रिपोर्ट है कि जो भी स्क्रीन पे आता है उसको वहां की जो कहा जाए कि जो उनकी एजेंसी है, गुप्त एजेंसी ISI, वो साफ तौर से इस बात के लिए प्रवोक करती है कि आप अपना कंटेंट वही रखें जो पाकिस्तान सरकार चाहती है। लेकिन जो बौखलाहट है वो वहां की मीडिया पे भी देख रही है, हम लोग भी देखते हैं साफ तौर से। और जब हम जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो वहां बौखलाहट नहीं होती है, वहां सत्यता होती है, वहां पर आधार होता है, तर्क होता है, कुतर्क नहीं होता, तर्क होता है। लेकिन ना तो हमें तर्क की तस्वीर समझ में आई, ना ही कुछ बातें समझ में आई, सीधे तौर पर अटैकिंग मोड में चले गए थे नुसरत अमीन। लेकिन हां, इतना जरूर है, सुदर्शन न्यूज अपनी बात को, अपनी सच्चाई को हिम्मत के साथ हमेशा रखता रहा है और आगे भी रखता रहेगा। और पाकिस्तान के लिए तो हमारे देश में जिस तरीके से एक आग लगी हुई है, पाकिस्तान को वो सबक सिखाने के लिए पूरा देश तैयार है। ये बात नुसरत अमीन सरीखे लोगों को भी समझ लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण पहलू साझा करने के लिए। और इसी के साथ 7 PM न्यूज लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय। शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी